हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बजट 2022-24 का मुख्य विशेषताओं को आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। हम लोग बजट को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। 22 और 23 का यह एनुअल बजट है और दोस्तों 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो चलिए मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बजट हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल जो बजट प्रस्तुत किया गया है अमृत काल का बजट है और अमृत काल के लिए कुछ विजन्स रखे गए हैं। उस विजन्स के पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, पहला जो विजन रखा गया है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध कराने का। दूसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वह है रोजगार सृजन में वृद्धि करने का। और तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है सुदृढ़ और स्थिर और बृहद आर्थिक वातावरण के निर्माण का। तो दोस्तों, इसको प्रस्तुत किया गया है माननीय वित्त मंत्री के द्वारा सप्तर्षि 7 प्राथमिकताएं, यानी कोर जो सेक्टर है सप्तर्षि के नाम से डिनोट किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करते हैं या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार दरोगा की भी तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन लोगों को यह बजट जरूर देखना चाहिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे तो एक एक जो भी डायमेंशंस है एग्जाम ओरिएंटेड आपको पता होगा और आपका प्रश्न बजट से नहीं गलत होगा। चलिए, 7 जो प्राथमिकताएं हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम रखा गया है सप्तर्षि। पहला दोस्तों समावेशी विकास। दूसरा है दोस्तों अंतिम छोर तक पहुंचने का। तीसरा है युवा शक्ति का। और इसी तरीके से देखा जाए तो अवसंरचना एवं निवेश का एक सेक्टर रखा गया है अमृतकाल के बजट के दरमियान। अगला जो है ना क्षमता को उभारने का और हरित विकास का। और सेवेंथ है दोस्तों वित्तीय क्षेत्र का। अगर इन सभी क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये सप्तर्षि यानी 7 जो है ना कोर जो एरिया है इसको डेवलप करने का वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का यह बजट है। और इससे दोस्तों दीर्घकालीन लक्ष्यों को साधने का प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप से 2047 आप लोग को याद रखना चाहिए, 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में बनाने की परिकल्पना की गई है। और उसी दिशा में यह एक पहल है जिसको सप्तर्षि अमृतकाल के बजट के नाम से जानते हैं। चलिए एक एक लोग हम देखते हैं। कृषि और सहकारिता क्षेत्र को देखते हैं। उद्देश्य यही है सबका विकास, सबका विकास समावेशी विकास। यानी पहला कृषि और सहकारिता क्षेत्र को देख लेते हैं। दोस्तों डिजिटल सार्वजनिक और संरचना का निर्माण करना, किसानों के लिए सुलभ समावेशी शिक्षा समाधान उपलब्ध कराना, कृषि गति वर्धक कोष की स्थापना करने की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्टार्टअप यानी नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखा गया है। लक्षित निधियन के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन देने की योजना है। एएनबी बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च मूल्य की बागवानी फसलों को उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में मिलेट का वैश्विक केंद्र भारत को बनाने यानी श्री अन्न योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आईआईएमआर हैदराबाद को सहायता इसके अंतर्गत दिया जाएगा। श्री अन्न यानी मिलेट जो फसल होता है, मोटा अनाज जिसको कहा जाता है, तो श्री अन्न योजना चलाया जाएगा। साथ ही साथ व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना की जाएगी, इसकी भी बात इस बजट में की गई है। दोस्तों देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण में वृद्धि को इस ग्राफ के जरिए दर्शाया गया है जो निरंतर बढ़ते क्रम में है। जो खाद्यान्न उत्पादन में आप देखोगे तो यह भी लगभग निरंतर क्रम में वृद्धि हो रहा है। तो आप देखेंगे फिनेंशियल ईयर
2022 के अंतर्गत आप लोग इस ग्राफ से देख सकते हैं कि लगातार वृद्धि की दिशा में है। अगला जो सेक्टर है सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास का, वह है स्वास्थ्य क्षेत्र। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं वित्त मंत्री के द्वारा की गई है, 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। जो प्री एग्जामिनेशन में जो लोग भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी का या आप तैयारी करो या बीपीएससी का या एसआई का तैयारी करो, बिहार दारोगा का, तो निश्चित रूप से आप लोग को जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए गए हैं उसको दृष्टिगत रखना होता है, याद रखना होता है। यह मोस्ट बीबीआई है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला अनाउंसमेंट हेल्थ सेक्टर में किया गया है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों को अनाउंस किया गया है। हेल्थ सेक्टर में आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रावधान किया गया है, प्रोत्साहित करने का व्यवस्था किया गया है। और इसको दोस्तों देखोगे तो जीडीपी में परसेंटेज के हिसाब से जो हेल्थ सेक्टर का योगदान है वह दिखाया गया है। फिनेंशियल ईयर आप देखोगे तो 19 और फिनेंशियल 23, तो नेचुरल है कि आप देखोगे हेल्थ सेक्टर में 2.1 1.4 से वृद्धि हुई है और 2.8 से 2.9 में वृद्धि हुई है एजुकेशन सेक्टर में। तो इस डेटा को आप लोग जो है ना देखोगे, मोस्ट बीबीआई डेटा है, इसको आप मेमोरी में रखोगे। अगला जो सेक्टर है दोस्तों शिक्षा और कौशल का, उसके अंतर्गत अनाउंसमेंट जो किया गया है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण पुनरुद्धार करने का व्यवस्था है। बच्चों किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की योजना है। शिक्षा और कौशल सेक्टर के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला जो देखा जाए सभी के लिए सुविधाएं के अंतर्गत देखा जाए दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। पहला जो है पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान 11.4 करोड़ किसानों को आपको 2.2 लाख करोड़ नकदी का डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण करने की योजना है। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत। और पीएमएसबीवाई और पीएमजेवाई के तहत 44.4 करोड़ व्यक्तियों को बीमा कवर भी दिया जाएगा। तो डेटा है आपको याद रखना है। और समावेशी विकास के अंतर्गत अगला जो कदम है, एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय भी बनाए जाएंगे और साथ ही साथ 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते भी खोले जाने हैं। और दोस्तों अगला उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। अगला जो योजना इसके अंतर्गत है 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके दिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग को स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो या वीडियो पॉज करके एक एक इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कर लेना चाहिए। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो या बीपीएससी बिहार एसआई, हर एक जगह यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं, और इसी को अगर हम लोग देखें ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाया गया है, बेरोजगारी दर 4 वर्ष में निम्न है और वृद्धि दिखाया गया लोचदार बनी हुई है। तो इसको ग्राफ के माध्यम से जो लोग अच्छे से समझते होंगे आप देख लेंगे, ग्राफ को स्टडी करना चाहिए। और अंतिम छोर तक दूसरा जो सप्तर्षि के अंतर्गत जो पॉइंट था वो अंतिम छोर तक यानी समाज के अंतर्गत जो विकास की धारा में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको किस तरीके से जो समाज के पिछड़े वर्ग एससी एसटी समुदाय से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों का विकास किस तरीके से किया जाए। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री पीवी विकास मिशन को शुरू किया गया है। कर्नाटक में सूखा संभावित क्षेत्र के धारणीय सूक्ष्म सिंचाई सहायता के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। 740 ध्यान देंगे 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आदर्श आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटल करने के लिए भारत श्री की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के लिए योजना परियोजना जो भी अनाउंसमेंट किए जाते हैं तो आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अवसंरचना और निवेश। अगला जो सप्तर्षि का
पॉइंट है उसके अंतर्गत अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की बात की गई है। विकास और रोजगार में इससे वृद्धि होगा। पूंजीगत निवेश परिव्यय 33.4% से बढ़कर के अगर देखा जाए बढ़ा दिया गया है अब इसको, और 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला देखते हैं, और संरचना निवेश प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष ब्याज रहित ऋण देना, इस योजना को कंटिन्यू किया जाएगा दोस्तों। रेलवे के लिए अगला इम्पोर्टेंट, रेलवे वाले जो स्टूडेंट होंगे या किसी अन्य यूपीएससी बीपीएससी एसआई की तैयारी करने वाले उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए अब तक का उच्चतम पूंजीगत व्यय करने की अनाउंसमेंट किया गया है माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, तो इसको याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, पतन कोयला इस्पात उर्वरक क्षेत्र के लिए N2 कनेक्टिविटी हेतु 100 परिवहन और संरचना परियोजनाओं को अनाउंस किया गया है। UIDF योजना की स्थापना के लिए श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट डेटा है, आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, क्षमता को उभारना, आस्था पर आधारित सरकार क्या उपाय कर रही है दोस्तों। तो भारत में एआई का निर्माण करना, 3 शैक्षणिक संस्थानों विशेषकृत एआई केंद्रों की स्थापना करने का अनाउंस किया गया है। कृषि स्वास्थ्य धारणीय शहरों में एआई आधारित, आप दोस्तों आर्टिफिशियल एआई का मतलब जो है ना यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आप लोग जानते होंगे जरूर। तो राष्ट्रीय डेटा शासन नीति को शुरू करने का अनाउंस किया गया है। स्टार्टअप्स अकादमिया द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ विवाद से विश्वास एसएमई सेंटर के लिए लचीला संविदा निष्पादन किया जाएगा। कोविड अवधि के लिए प्रभावित एमएसएमई को राहत दिया जाएगा। और विवाद से विश्वास 2 में सुगम और मानकीकृत समस्या स्कीम को लॉन्च किया गया। सरकार और सरकारी उपकरणों में संविदात्मक विवादों का तेजी से निपटारा करने की योजना है दोस्तों। ई कोर्ट को शुरू करने का है, 3 चरण में शुरू किया जाएगा ई कोर्ट। और कारागार में न्याय प्रशासन को स्टेब्लिश करने का योजना है। अगला है, व्यवसायिक उद्यमी धर्मार्थ न्यासों के उपयोग के लिए एनटीटी डिजी लॉकर की स्थापना करने का अनाउंसमेंट किया गया है माननीय वित्त मंत्री के द्वारा। व्यवसायिक परितंत्र के साथ दस्तावेजों को सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा करने को सुगम बनाने की योजना की गई है। अगला देखा जाए, 5G सेवा के लिए एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाने की अनाउंसमेंट किया गया है। रोजगार की संभावना और व्यवसायों के अवसरों को उपलब्ध कराना, उपयोग करना। और दोस्तों प्रयोगशाला में निर्मित हीरा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का घोषणा है। घरेलू उत्पाद के लिए प्रोत्साहित करके आयात को कम करना, यानी घरेलू वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और आयात को कम किया जाए। हरित विकास के लिए देखा जाए दोस्तों, हरित विकास के क्षेत्र में भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। पीएम प्रणाम की शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो संभरणीय पारितंत्र विकास के ऊपर जोर दिया गया है। हरित ऋण कार्यक्रम को अनाउंस किया गया है। 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और कुछ अन्य पहल भी किए गए हैं, जैसे आप देखो किसानों के लिए प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग करने के लिए 1000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना, बैटरी ऊर्जा संरचित प्रणालियों को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा देना। इस तरीके से देखा जाए तो पुराने प्रदूषणकारी जो वाहन है उनको बदलने के लिए निधि को उपलब्ध करना, तो इस तरीके से व्यवस्था की गई है। और यह व्यवस्था आप लोग के लिए हरित विकास के लिए की गई है, तो ध्यान देने की जरूरत है। और अमृत पीढ़ी युवा शक्ति के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया इसको देख लेते हैं। युवा शक्ति के लिए है PMKVY 4.0 की शुरुआत की गई, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। तो युवा के लिए है, इम्पोर्टेंट है। अगला, पर्यटन टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती परक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित करने का योजना है। अगला युवा के लिए है, यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करेगी केंद्र सरकार।
यूनिटी मॉल में ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, जीआई हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा देने की योजना है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो जरूर याद रखना चाहिए। वित्तीय क्षेत्र में देख लेते हैं, वित्तीय क्षेत्र में क्या वित्त मंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करने की योजना है, जिससे ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय डेटा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी लाने की योजना है। महिला सम्मान बचत पत्र के अंतर्गत महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना लॉन्च करने की योजना है। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए योजना है दोस्तों। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत अधिकतम जमा राशि 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट वित्तीय सेक्टर में किए गए हैं। और देखा जाए तो अगला है 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त, अगला एमएसएमई सेक्टर के लिए ऋण गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। 2 लाख करोड़ अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्प्स निधि की व्यवस्था की गई है। कुछ अन्य रिफॉर्म्स किए गए हैं फिनेंशियल सेक्टर में, उसको देख लेते हैं। जीआई एफटी आईएफएससी में व्यवसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने का है। प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर अधिक प्रशिक्षित व्यवसायिकों को तैयार करने का उद्देश्य है। इस तरीके से अगला हम लोग देखते हैं, राजकोषीय प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या सुधार करने का अनाउंस किया गया है। राज्यों के लिए 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 23-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। राज्यों को ऋण आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबंध होंगे। अगला जो राजकोषीय प्रबंधन करने का दिशा में कदम उठाया गया है, राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% यानी 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए संबंधित किया गया है। राजकोषीय समेकन के लिए 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.4% से नीचे लाने का योजना है दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों को, इसमें जो है ना सहारा जो मूलभूत तत्व है उसको देख लेते हैं दोस्तों। राजकोषीय समेकन के मार्ग पर जो संघ सरकार चल रही है, तो प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट आपको बताया गया है। इसको आप देखेंगे, जीएसटी का मासिक राजस्व 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है। तो डेटा जो दिया गया है 2019 और 2022 का, और इस फिगर में आप देखोगे तो प्राइमरी डेफिसिट शो किया गया है, फिजिकल और रेवेन्यू डेफिसिट। तो डेटा आप देखेंगे, डेटा को आप याद रखेंगे, यह आपके लिए जो है ना जीएसटी का कलेक्शन मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं। संघ सरकार का जो बढ़ता हुआ पूंजीगत व्यय है, इसको इंक्रीज वे में दिखाया गया है। और निम्न एनपीए के चलते बैंकों की जो आर्थिक गुणवत्ता है उसको यहाँ पे डिक्रीज वे में दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, डेटा को वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है जो आपके एग्जाम के लिए है उसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगला दोस्तों जो टैक्स से रिलेटेड है, अप्रत्यक्ष करों को सरलीकरण करने से क्या क्या लाभ होगा उसको देख लेते हैं एक नजर। उच्चतम निर्यात होगा, उच्चतम घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन होगा, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यांकन होगा, हरित ऊर्जा और गतिशीलता बढ़ेगी। और देखा जाए तो निम्नलिखित पर सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है, देख लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर पर्यावरण, चूंकि यही तैसी है इसीलिए इसको प्रोत्साहित किया गया है। मोबाइल कैमरा में लेंसों के आयात पे सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है, मूल्यवर्धन को बढ़ाना। और डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल यानी रसायन उद्योग के क्षेत्र में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट, प्रयोगशाला निर्मित हीरो के विनिर्माण के लिए 20, कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखा जाएगा। मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने का प्रयास किया गया जाएगा।
दोस्तों प्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव क्या किया गया उसको एक बार देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर में देखा जाए तो करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के अंदर संधारित किया गया है, 24 आवर्स के अंदर। औसत संसाधन अवधि 8 वर्ष में 93 दिन से घटकर 16 दिन रह गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अब एजुकेशन बढ़ा है दोस्तों। इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संधारित किया गया है, इम्पोर्टेंट है, जो लक्ष्य हम लोगों ने हासिल किया है। निजी आयकर को सरल बनाने का उद्देश्य रखा गया है। अब छूट सीमा को बढ़ा करके 3 लाख तक कर दिया गया है। नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए जो सीमा पहले 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेनी टाइम्स, चाहे आप यूपीएससी के कैंडिडेट हों, चाहे आप बीपीएससी के कैंडिडेट हों, या बिहार एसआई जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों अभी तक मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। तो यह जरूर फैक्ट याद रखेंगे, 5 से बढ़ा करके अब 7 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम अधिभार 37% से घटा करके मात्र 25% कर दिया गया है। वेतन भोगी और पेंशन भोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानव कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए हैं। गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर छूट की सीमा को बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट डेटा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम आप देते हैं उसमें पूछे जाते हैं। उद्योग के लिए कर लाभों का सरलीकरण करने का प्रयास वित्त मंत्री के द्वारा किया गया, इसको भी हम लोग देखते हैं। प्रकल्पित कराधान से प्राप्त लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्योग और व्यवसायिकों के लिए सीमा बढ़ाना। 95% जो प्राप्तियां हैं नगद रहित होगी। एमएसएमई को दिए जाने गए भुगतान पर कटौती में अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी। तो दोस्तों यह जो लाभ है उसका सरलीकरण किया गया, इसको देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सहकारी समितियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाले नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट टैक्स का लाभ होगा। दूसरा है पीएफसीएस और पीसीएआरडी बी द्वारा नगद जमाएं और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतम सीमा तय की गई है। सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर याद रखेंगे। स्टार्टअप से संबंधित देख लेते हैं कुछ डेटा। स्टार्टअप के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार किया गया है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा देखते हैं स्टार्टअप की शेयर धारिता को निगमन के 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष में परिवर्तित करने के लिए हानि को अग्रणित करने का लाभ है। तो यह दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, केंद्र और राज्य संविधि द्वारा स्थापित प्राधिकरण हो, बोर्ड हो, आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आयकर से छूट दी गई है, प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। अगला है 31 मार्च 2025 तक आईएफएससी जीआईएफटी को धनराशि के पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभों की अवधि में विस्तार दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज को आप देखिए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, कितने कितने परसेंट है। तो यहाँ से भी आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आयकर से रुपया आता है 15%, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा होता है 7%, निगम कर का 15%, और उसी तरीके से ऋण और अन्य देयताएं जो है 34% होती है। इसको भी आपको मेमोरी में रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, कर रहित प्राप्तियां 6% होती है, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2% होती है, और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर जो है ना 17% होते हैं। तो यह मोस्ट वीवीआई है। और निगम कर का हिस्सा भी आपको मोस्ट वीवीआई याद रखना है।
और साथ ही साथ एक डेटा और याद रखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है ऋण और अन्य देयताएं का, नंबर 1। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। पैसा यहाँ से आता है। अब पैसा जाता कहाँ है उसके विषय में देख लेते हैं, यानी पैसा जाता कहाँ है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो सबसे ज्यादा पैसा जो हम खर्च करते हैं, उस हिसाब से देखें तो ब्याज भुगतान, 20% राशि ब्याज भुगतान में जो हम लोग कर्ज लिए होते हैं, जो हमारा देश कर्ज लिया होता है उसमें जाता है। पेंशन, 4% राशि जो है ना पेंशन देने में, कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार के हैं उनको पेंशन में जाता है। अन्य व्यय 8% है। और करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है, राज्य का जो पार्टिसिपेशन है, जो राज्य को देना होता है, वो 18% की राशि राज्यों को जाता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं पे खर्च करती है केंद्र सरकार, 9% की राशि खर्च करती है। वित्त और अन्य अंतरण 9% की राशि खर्च होती है। सब्सिडी में 7%, लगातार इसको गवर्नमेंट का प्रयास होता है सब्सिडी पे जो राशि खर्च होती है उसको कम किया जाए, गवर्नमेंट इस दिशा में प्रयासरत है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है रक्षा, रक्षा में 8% की राशि खर्च की जाती है और यह वीवीआई है, आप लोग को याद रखना है। और केंद्रीय जो योजनाएं हैं, केंद्रीय गवर्नमेंट के अंतर्गत 17% रुपया कहाँ से आता है, कहाँ खर्च किया जाता है, आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय जिसके लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी क्या आपको राशि खर्च करेगी फिनेंशियल ईयर में। तो रक्षा के लिए दोस्तों देखा जाए लाख करोड़ रुपया में मैं बताऊंगा 5.94 लाख करोड़ रुपए रक्षा के लिए रखा गया है। अगला सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए एलोकेशन की जो राशि है 2.70 लाख करोड़ रुपए राशि रखी गई है खर्च करने का। और रेलवे के लिए देखा जाए 2.41 लाख करोड़ रुपए की राशि एलोकेशन की गई है, एलोकेट की गई है रेलवे के लिए। अगला उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का 2.06 लाख करोड़ की राशि एलोकेशन है। गृह मंत्रालय के लिए दोस्तों 1.96 लाख करोड़ रुपए की राशि एलोकेट की गई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को जो एलोकेशन की जो राशि है 1.78 लाख करोड़ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 लाख करोड़ की राशि एलोकेट की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 लाख करोड़ की राशि एलोकेट की गई है। संचार मंत्रालय के लिए जो राशि एलोकेट की गई है वह है 1.23 लाख करोड़ रुपए। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय के लिए जो फिना प्रेजेंट जो फिजिकल ईयर में जो एलोकेशन किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, इसको आप याद रखेंगे। कई दफा अगर मैं बताऊं तो आप लोग को जो है ना देखने को मिलेगा कि यूपीएससी में भी पूछा गया है प्रश्न रक्षा से संबंधित, और इसी तरीके से बीपीएससी में भी कई दफा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एलोकेशन पर्टिकुलर मंत्रालय में कितना किया गया है पर्टिकुलर ईयर में, और उसी तरीके से बिहार एसआई में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप तैयार रहिए, एक एक इम्पोर्टेंट फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं मात्र इसी वीडियो में। चलिए अगला देख लेते हैं, मुख्य जो योजना है उसके लिए कितनी राशि एलोकेट की गई है इस पर्टिकुलर बजट में। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास करने के लिए अगर देखा जाए तो राशि जो एलोट की गई है 100 करोड़ पहले की थी, वर्तमान में जो किया गया 1250 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए जो राशि एलोकेट की गई है वह है 60,000 करोड़ रुपए पहले की गई थी, अब इसको बढ़ा करके 70,000 करोड़ रुपए की राशि एलोकेट की गई है। जो प्रीवियस जो फिनेंशियल ईयर था 22 और 23 का, जो वर्तमान फिनेंशियल ईयर है 23 और 24, तो दोनों को मैं कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए पहले 2000 करोड़ की राशि थी, अब इसको 5,943 करोड़ बढ़ाकर कर दिया गया फिनेंशियल ईयर 23-24 के अंतर्गत। अगला जो देखा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 48,000 लाख करोड़ रुपए की राशि एलोकेट की गई थी, और वर्तमान जो 2023-24 का जो है 79,590 करोड़ रुपए बढ़ा करके कर दिया गया है। तो याद रखना है आप लोग को, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। अगला देखते हैं ईवी का
त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण यानी फेस के अंतर्गत 2,908 करोड़ के स्थान पे इस पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में 5,172 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास के लिए 1,419 करोड़ रुपए की जगह वर्तमान फिजिकल ईयर में 2,491 करोड़ रुपए राशि एलोकेट की गई है। दोस्तों अब थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा प्राप्ति और व्यय का क्या क्या है। तो राजस्व प्राप्ति देखा जाए तो जो आपको बार डायग्राम के अंतर्गत बताया गया है, पूंजीगत प्राप्ति जो बार डायग्राम के अंतर्गत बताया गया है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान है। राजस्व व्यय किस तरीके से है इसको भी आपको बताया गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय है, इसको भी डेटा के माध्यम से बताया गया है। तो इसको आप देखेंगे, अच्छे ढंग से समझ लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का यह वीडियो था तो निश्चित रूप से बजट 2000 2023-24 का था और इस बजट 2023 के सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने जो वीवीआई था, जो एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने एग्जामिन किया और उसी को ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया। और दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं या करने का विचार बना रहे हैं या बीपीएससी के विषय में अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने का या बिहार एसआई के विषय में अगर सोच रहे हैं, जो फॉर्म आने वाला है बहुत जल्द आ जाएगा, तो दोस्तों यह बहुत जरूरी है कि बजट के विषय में, इकोनॉमिक सर्वे के विषय में आपकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि जो इकोनॉमिक सेक्टर के अंतर्गत जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, चाहे वह तैयारी आप यूपीएससी, बीपीएससी या बिहार एसआई का ही क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग जो है निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी के अंतर्गत है, तो आप लोग जो भी नंबर आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं उस पे आप जो है विजिट कर सकते हैं। जो मोतिहारी के सराउंडिंग्स में रहने वाले विद्यार्थी है तो ऑफलाइन कोचिंग की भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलिए आज का जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग जो है ना चैनल को भी ध्यान से देखिए, एक एक वीडियो को देखिए। करंट अफेयर्स, बीपीएससी, यूपीएससी से संबंधित वीडियोस होते हैं, तो आप लोग जो है निश्चित रूप से जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो को देखे तो चैनल मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि यह आपके करियर को आगे ले जाने में मददगार जरूर साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।